बहुत अच्छा लगेगा आपको। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम श्रीमती रागिनी सैनी है। मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरखेड़ी में विज्ञान विषय की शिक्षिका हूँ। आज हम अध्याय 6 जैव प्रक्रम में मानव में श्वसन और मानव में पोषण तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जो कल की कक्षा में हमने जीवों में पोषण के बारे में पढ़ा था। जैसा कि आप जानते हैं कि इस संसार में जीवित रहने के लिए हमें बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं और ये सारे कार्य जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन ये सारी प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। कल की कक्षा में जो हमने पढ़ा था, पौधों में पोषण पढ़ा था और अमीबा में पोषण पढ़ा था। आज हम मनुष्य में पोषण की क्रियाविधि को आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले मनुष्यों में पोषण। मनुष्य में जो पोषण होता है वो 5 प्रक्रम के अंतर्गत होता है। सबसे पहले अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को अंदर ग्रहण करना। इसमें हम मुख गुहा के द्वारा भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद अगली प्रोसेस होती है पाचन, जिसमें जो भोजन हमने मुख गुहा द्वारा ग्रहण किया है उसका हम पाचन करते हैं। फिर आता है अवशोषण, जिसमें पचे हुए भोज्य पदार्थ में से पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है। उसके बाद स्वांगीकरण आता है। जो पचे हुए पोषक तत्व हैं उनको रुधिर कोशिकाओं द्वारा संपूर्ण शरीर में पहुंचाने की प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। इसके बाद बहिक्षेपण आता है, मतलब जो भी शरीर का वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से बाहर निकाल देना बहिक्षेपण कहलाता है। तो इस तरह मनुष्य में जो पोषण की प्रक्रिया है वो 5 चरणों में पूर्ण होती है। सबसे पहले अब हम पाचन देखें। सबसे पहले जो पाचन शुरू होता है वो मुख गुहा से पाचन शुरू होता है। मुख गुहा में पाचन के लिए 3 तरह के अलग अलग अंग पाए जाते हैं। सबसे पहला अंग होता है जीभ। जीभ जो होता है उसके अंदर विभिन्न तरह की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। आप जब खाना खाते होंगे तो देखते होंगे कि किसी का टेस्ट हमें कड़वा लगता है, कुछ का खट्टा लगता है, कुछ का मीठा लगता है। तो इस तरह हमारी जीभ में अलग अलग तरह की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण हमें भोजन का टेस्ट अलग अलग तरीके का लगता है। जो कड़वा वाला स्वाद होता है वो जीभ में पीछे की साइड होता है। खट्टा वाला जो होता है वो साइड में होता है और मीठा वाला सबसे आगे की ओर होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि महिलाओं की जो स्वाद इंद्रियां होती हैं वो कुछ ज्यादा ही सक्रिय होती हैं, या महिलाएं बहुत जल्दी स्वाद पहचानती हैं, क्योंकि जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वो महिला की जीभ में पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा होती है। अगला जो भाग होता है वो दांत होते हैं। हमारी मुख गुहा के अंदर 4 तरह के दांत पाए जाते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ये चारों तरह के दांत हैं, इनके अलग अलग कार्य होते हैं। मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि पाचक रस का स्रावित करती हैं, जिसके कारण जो भोजन है उसकी लुब्धि बनती है। अब हम दांत के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य में 32 स्थायी दांत होते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं। हमने 32 शब्द सुना है ना, तो 32 दांत होते हैं। पहला दांत होता है कृंतक। आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें देखिए कृंतक मतलब इंसाइजर्स। ये जो आगे के दांत होते हैं ये कृंतक कहलाते हैं। इसके बाद रदनक या कैनाइन्स। तीसरे तरह के होते हैं अग्रचवर्णक या प्रीमोलर। चौथे तरह के होते हैं चवर्णक। इस तरह हमारी मुख गुहा में 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। अब हम आगे इन दांतों के कार्य देखेंगे। पहले तरीके का दांत है कृंतक। कृंतक आप देखने में, ये जो आपको दांत दिखाई दे रहे हैं ये कृंतक होते हैं, और ये देखिए दांत देखने में नुकीले दिखाई दे रहे हैं। तो कृंतक जो होते हैं वो छेनीनुमा व संख्या में 4 होते हैं, और इनका प्रमुख कार्य होता है भोजन को कुतरने का कार्य करते हैं। इसीलिए आपने देखा है, जैसे गिलहरी के दांत आपने देखे होंगे, तो वो क्या होते हैं, आगे से बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं, क्योंकि उसके बाकी दांत नहीं होते, क्योंकि वो उससे कुतरने का काम करते हैं। इसके बाद है दूसरे तरह का जो दांत होता है वो रदनक कहलाता है। ये आप पिंक देख रहे हैं, ये 2 साइड में बने हुए हैं। ये जो दांत हैं ये रदनक या इसको कैनाइन्स कहते हैं। ये दांत नुकीले व
संख्या में 2 होते हैं और इसका प्रमुख कार्य क्या है? भोजन को चीरने व फाड़ने का जो कार्य होता है वो रत्नक के द्वारा किया जाता है। तीसरे तरह के जो दांत होते हैं वे होते हैं अग्रचवर्णक या प्रीमोलर्स। अग्रचवर्णक दांत चौड़े व संख्या में 4 होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अग्रचवर्णक दांत हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अग्रचवर्णक जो दांत होते हैं वह चौड़े व संख्या में क्या होते हैं? 4 होते हैं और ये भोजन को चबाने व दबाने का काम करते हैं। अक्सर हमने देखा है जब हम भोजन को खाते हैं तो आगे से हम कुतरते हैं, लेकिन चबाने का काम जो हमारी दाढ़ कहा जाता है, दाढ़ करते हैं, आगे से हम चबाने का काम नहीं कर सकते। चौथी तरह के जो दांत होते हैं उन्हें कहा जाता है चवर्णक। चवर्णक दांत चौड़े व संख्या में 6 होते हैं और ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। इसीलिए कभी अगर हमारे दांतों में दर्द होता है तो हम जो सॉलिड चीजें होती है वो नहीं खा पाते हैं, क्योंकि दाढ़ों से हम चबाने का कार्य करते हैं और अगर इनमें दर्द होता है तो हम ये अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अब ये आपको पाचन तंत्र का डायग्राम दिख रहा है। अभी तो हमने मुख गुहा में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं वो देखे। अब हम ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए सबसे पहले ये हमारी मुख गुहा है। सबसे पहले हम हमारे कौन कौन से अंग होते हैं ये देख लेते हैं। ये मुख गुहा है, यहाँ पर दांत पाए जाते हैं, लाल ग्रंथियां पाई जाती है और जिह्वा पाई जाती है। इसके बाद जो आता है ये जो लंबी सी नलिका आपको दिख रही है इसे हम ग्रास नलिका कहते हैं। भोजन ग्रास नलिका से होता हुआ अमाशय में आता है। ये जो भाग दिख रहा है आपको इसको हम अमाशय कहते हैं। अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में आता है और उसके बाद बड़ी आंत में आता है और वहां से गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो हमारे पाचन तंत्र के बहुत से भाग हुए। इसके अलावा हमारे शरीर में पाचन तंत्र में ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। 4 तरह की ग्रंथियां पाई जाती हैं। मुख में लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसके बाद यकृत ग्रंथियां पाई जाती हैं और अग्नाशय ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन चारों ग्रंथियों से अलग अलग तरह के रसों का स्त्रावण होता है जो हमारे पाचन में मदद करते हैं। अब हम विस्तार से पाचन तंत्र के भागों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मुख या मुख गुहा। मुख गुहा, इसके अंदर जीभ, लार और दांत आते हैं। इसके बाद ग्रसनी आता है। ये 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह भोजन को ग्रसनी तक पहुंचाती है। इसके बाद ग्रास नली आती है। ग्रास नली का काम होता है ये भोजन को अमाशय तक पहुंचाता है। इसके बाद जो पचा हुआ हमारा भोजन आता है वो आता है अमाशय के अंदर। अमाशय जो होता है आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है और इसकी भार ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो 2.5 केजी तक होती है और प्रत्येक 36 घंटे में इसका आवरण बदलता रहता है। अमाशय के अंदर कई ग्रंथियां पाई जाती है जिससे कि अमाशयी रस निकलता है और इस रस में अम्ल और एंजाइम भी पाए जाते हैं। यहाँ पर ये आपको अमाशय का चित्र दिख रहा है। अमाशय में आप देख रहे हैं जठरागम और जठर निर्गम। अमाशय के अंदर जठर रस पाया जाता है। इसके बाद जो पचा हुआ भोजन होता है, अमाशय में जो भोजन होता है वो 2.5 घंटे तक रहता है। इसके बाद जो भोजन होता है वो छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत का जो आकार होता है वो 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है और भोजन का जो संपूर्ण पाचन है वो यहीं पर होता है। इसका यहाँ पर कार्य क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और सभी पोषक तत्वों को पूर्ण रूप से पचाता है और इसे रक्त और लसिका में मिला देता है। ये सभी पोषक तत्वों को बदल देते हैं। मतलब हमारा शरीर कभी भी पोषक तत्वों को कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता है। इसको कार्बोहाइड्रेट जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, वसा जब वसा अम्ल में कन्वर्ट होता है और विटामिन जब अमीनो अम्ल में कन्वर्ट होता है, तभी हमारा शरीर इसे ग्रहण कर सकता है। छोटी आंत के बाद जो भोजन होता है वो बड़ी आंत में जाता है।
बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो 1.5 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसका व्यास 6.7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसका कार्य क्या होता है? जब छोटी आंत से जो भी पोषक तत्व होते हैं उसका अवशोषण कर लिया जाता है, उसके बाद जो बचा हुआ पानी वगैरह होता है उसका जो अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में आके होता है। हमारे शरीर में 4 तरह की पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला होता है जठर ग्रंथि, दूसरा होता है यकृत, तीसरी होती है लार ग्रंथि और चौथी होती है यज्ञाशय। जठर ग्रंथि का काम अभी मैंने आपको बताया था। अब हम यकृत का कार्य पढ़ेंगे कि यकृत का हमारे शरीर में क्या कार्य है। यकृत को एक क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है। इसका जो रंग होता है वो गहरा धूसर रंग का होता है और इसके चारों ओर एक भित्ति पाई जाती है जिसे पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। यकृत पित्त रस का स्त्रावण करता है जिसे बाइल जूस भी कहा जाता है और ये जो बाइल जूस है ये बाद में एक थैली में जमा हो जाता है जिसे पित्ताशय कहते हैं और इस पित्ताशय थैली में ये जो बाइल जूस है ये इकट्ठा हो जाता है। जब भोजन का पाचन होता है तो समय समय पर यकृत से ये बाइल जूस छोटी आंत में जाता है और भोजन के पाचन में मदद करता है क्योंकि इन्हीं एंजाइमों यकृत में हिपेरिन नाम का स्त्रावण होता है जो रक्त को शरीर के अंदर जमने से रोकता है। हमारी जो रुधिर वाहिका होती है उसमें जो रुधिर होता है वो पतला होता है, वो हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण होता है और ये हिपेरिन नामक जो प्रोटीन होता है वो हमारे यकृत में पाया जाता है जिसके कारण रुधिर रक्त वाहिनियों में रुधिर का थक्का नहीं जमता है। इसके अलावा यकृत में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। इस फाइब्रिनोजन प्रोटीन का कार्य होता है जब हमें चोट लगती है और हमारे शरीर से रुधिर निकलता है तो उस समय आपने देखा होगा कि रुधिर का थक्का जम जाता है। वो थक्का किसके कारण जमता है? फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन के कारण जमता है। तो ये फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन भी यकृत में ही पाया जाता है और जब हमारे शरीर को चोट लगती है उस समय ये इसका स्त्रावण करता है। हिपेरिन का कार्य है रुधिर कोशिकाओं के अंदर रुधिर को पतला रखना और फाइब्रिनोजन का कार्य है शरीर से बाहर रक्त का थक्का जमाने में मदद करना। अगर किसी कारण हमारा लीवर कमजोर होता है तो बाइल जूस का निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी क्या होती है? कमी आती है और इसी के कारण इसके कारण इमल्सीकरण नहीं होता है और हमारा भोजन नहीं पच पाता है और हमें भूख नहीं लगती है। इस तरह का जो रोग होता है उसे पीलिया कहते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो यही कहता है कि आपके लीवर में सूजन है या लीवर में किसी तरह की समस्या है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जब लीवर कमजोर होता है तो बाइल जूस का जो जितनी मात्रा में निकलना चाहिए उसका स्त्रावण नहीं हो पाता है। इसके बाद लार ग्रंथियां होती हैं। लार ग्रंथियां मुख में पाई जाती हैं। अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशयी रस निकलता है। तो इस तरह 4 तरह की ग्रंथियां होती हैं जो हमारे शरीर में पाई जाती है। अब अभी हमने पूरा पाचन तंत्र देखा। एक बार मैं और रिपीट करती हूँ कि सबसे पहले जो हमारा पाचन तंत्र है मुख गुहा से शुरू होता है। मुख गुहा में हमारे जो भोजन है हम चबा चबा के खाते हैं। यहाँ पर इमाइलेज जो लार में एंजाइम पाया जाता है, इसका मुख्य कार्य जो होता है, जो स्टार्च होता है ये उसको किसमें कन्वर्ट करता है? माल्टोज में कन्वर्ट करता है, जिसके कारण हम जितना चबा चबा के खाना खाते हैं तो वो हमें मीठा लगता है। इसके बाद यहाँ पर जो इस भोजन की लुप्ति बनती है ये हमारी ग्रास नली के द्वारा अमाशय तक पहुंचती है। अमाशय में एचसीएल का स्त्रावण, अमाशय का माध्यम कैसा होता है? अम्लीय होता है, जहां पर भोजन 2.5 घंटे तक रहता है। इसके बाद अमाशय से होता हुआ भोजन छोटी आंत में जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र में, हम इसको बोल छोटी आंत रहे हैं लेकिन ये दिख बड़ी रही है। छोटी आंत हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका जो व्यास है वो छोटा है बट इसकी आकृति क्या होती है? बड़ी होती है। यहाँ पर जो भी भोज्य पदार्थ है उसका अवशोषण कर लिया जाता है। इसके बाद भोजन जाता है बड़ी आंत में। ये आपको देखने में छोटी लग रही है लेकिन हम इसे बड़ी आंत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो इसका व्यास है वो क्या है? बड़ा है, ये बड़ी आंत है। जो छोटी आंत, जब छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है
अवशोषण होता है तो यकृत के द्वारा बाइल जूस का स्त्रावण किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये प्रक्रिया तेजी से होती है। अब यकृत में जो भी पोषक तत्व है उनका अवशोषण हो जाता है। इसके बाद जो बचा हुआ पदार्थ होता है वो कहाँ जाता है, बड़ी आंत में आता है। अब बड़ी आंत में अगर इसमें भी अब कोई भी पोषक तत्व रह गए हैं तो यहाँ पर बिलाई एक संरचना पाई जाती है जो उंगलियों की तरह होती है, और उसका काम क्या होता है, वो जो भी पोषक तत्व हैं उनको रुधिर में, यहाँ से जो भी पोषक तत्व हैं कहाँ पर चले जाते हैं, रुधिर में जाते हैं और हमारे संपूर्ण शरीर को प्राप्त हो जाते हैं, और जो अवशेष होते हैं वो गुदाद्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो हमारा अगला भाग है उसको हम कहते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन किसे कहते हैं, सिंपल तरीके से सांस लेना और कार्बन ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने को श्वास नहीं कहा जाता है। नॉर्मली भाषा में अगर हम किसी से भी पूछें तो श्वसन क्या है, तो कहा जाता है ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना श्वसन है, जबकि ये श्वसन नहीं है, ये निःश्वसन और निःश्वसन है। श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रम है जिसके इस प्रक्रिया में ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का निर्माण कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, और फिर इस ऊर्जा के उत्पादन से कोशिकाओं में भोजन का विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो श्वसन क्या है, एक जैव रासायनिक प्रक्रम है जिसके द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में अपघटन होता है और ऊर्जा निकलती है, और इसी ऊर्जा का प्रयोग हम अपने कार्यों में करते हैं। अब सब यहाँ पर आपको ये चित्र दिख रहा है श्वसन तंत्र का। अब हमारे श्वसन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं, सबसे पहले जो आप ये देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, नासा द्वार। जो आपको बाहर से नाक, आपके फेस पर नाक दिखाई देती है, इसको कहा जाता है नासा छिद्र। आपने देखा होगा कि इसके अंदर एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, उसका काम क्या होता है, जब हम श्वास लेते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम केवल ऑक्सीजन गैस को ही अंदर लेंगे, यहाँ पर हम उसके साथ धूल कण भी अंदर जाता है। तो इन बालों का काम या इस म्यूकस का काम क्या होता है, वो श्लेष्मा जो इसके अंदर होता है उसका काम ये होता है कि जो भी धूल के कण होते हैं उसको वो नासा द्वार में ही रोक लेता है, और फ्रेश ऑक्सीजन जो होती है वो नासा द्वार से होते हुए हमारे अंदर जाती है। इसके बाद जो इसका भाग देख रहे हैं आप, इसको हम कहते हैं ग्रसनी। ये भोजन में भी हो, जब हमने पाचन तंत्र पढ़ा था तब ग्रसनी पढ़ी थी, तो ग्रसनी के साथ साथ एक श्वसन नलिका भी होती है। श्वसन नलिका, जब हम खाना खाते हैं उस समय श्वास नलिका बंद हो जाती है और केवल हम भोजन ग्रहण करते हैं, और जब हम श्वास लेते हैं तो हमारी जो भोजन की नलिका होती है वो बंद हो जाती है, क्योंकि अगर दोनों नलिका एक साथ खुलेगी, अगर भोजन के समय हम कहते हैं कि बात नहीं करना चाहिए, तो बात इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन हमारी सांस नलिका में जा सकता है और इसके फंसने के कारण मृत्यु भी हो सकती है। इसके बाद ग्रसनी के बाद कंठ। कंठ जो होता है, यहाँ पर एक एपिग्लॉटिस पाया जाता है। इस एपिग्लॉटिस एक तरह का दरवाजा या छिद्र कहते हैं। इस छिद्र का काम ही यह है कि श्वसन के जब हम पाचन करते हैं तो ये एपिग्लॉटिस श्वसन नलिका को बंद कर देता है, और जब श्वसन करते हैं तो ये पाचन नलिका को बंद कर देता है। इसके बाद श्वसन नली, ये आप देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, श्वसन नली कहते हैं। श्वसन नली भाग में दो भागों में विभाजित हो जाती है। यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो श्वसन नली है आगे जाकर दो भागों में विभाजित हो गई है। इसको कहा जाता है श्वसनी। इसको क्या कहा जाता है, श्वसनी कहा जाता है। फिर ये श्वसनी आगे जाकर और कई छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाती है, इसको कहा जाता है श्वसनिका। ये जो आप आकृति देख रहे हैं इसको कहा जाता है फेफड़े, और ये हमारे वक्ष गुहा में दोनों साइड स्थित होते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। इसके बाद श्वसनिका के बाद आप ये जो आकृति देख रहे हैं लास्ट में गुच्छे के समान, इसको कहा जाता है कूपिका कोश। इसको ये आप इसका देखिए बड़ा डायग्राम, इसको क्या कहा जाता है, कूपिकाएं कहते हैं। इन्हीं कूपिकाओं के द्वारा जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उसका हमारे संपूर्ण शरीर में वहन होता है। निचला हिस्सा ये आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है डायफ्राम। डायफ्राम के आकार में परिवर्तन के कारण ही हम निःश्वसन और निःश्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है।
अब कूपिकाएं क्या है और इसका काम क्या है? तो कूपिकाएं जो है एक एक तरह की सतह उपलब्ध कराती है, जिससे क्या होता है, जो गैसें होती हैं, कौन सी गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जो गैसें होती हैं, इनका अवशोषण होता है। जो गैसों का विनिमय होता है वो कूपिकाओं के द्वारा ही होता है। कूपिकाएं की जो भित्ति होती है उसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं। जब हम कूपिकाओं को काटेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इन कोशिकाओं का जो कार्य है, संपूर्ण शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं तक लाने का। मतलब संपूर्ण शरीर से ये जो कोशिकाएं हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कूपिकाओं तक लाती हैं। फिर इन कूपिकाओं से क्या होता है, फेफड़े में जाती हैं, फेफड़े से श्वसनिका में जाती है, श्वसनिका से श्वसनी में जाती है, फिर श्वासनली, कंठ, ग्रसनी और नासा द्वार से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। तो इस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। अब कूपिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन का जो परिवहन का काम है वो कैसे होता है? कूपिकाओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। जब ऑक्सीजन कोशिकाओं में, कूपिकाओं में पहुंचता है तो वहां से वह रुधिर वाहिकाओं में पहुंच जाता है और उसके बाद संपूर्ण शरीर में पहुंचा दिया जाता है। रुधिर में एक वर्णक पाया जाता है जिसको श्वसन वर्णक कहते हैं। आपने हीमोग्लोबिन का नाम सुना है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो श्वसन वर्णक है और इसमें एक गुण पाया जाता है, ये ऑक्सीजन के साथ बंध बनाने की विशेषता होती है। ये ऑक्सीजन के साथ बहुत आसानी से बंध बनाता है और इस तरह आपके देख रहे हैं HbO2, ये हीमोग्लोबिन के साथ बंध बना लेता है। फिर इसके बाद इस तरह हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में O2 के माध्यम से पहुंच जाता है। हीमोग्लोबिन के माध्यम से संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन गैस पहुंच जाती है, क्योंकि रुधिर हमारे पूरे शरीर में है और उसमें हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन के साथ क्योंकि ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया है, इसलिए हीमोग्लोबिन के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन गैस पहुंच जाएगी। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में, जिसे लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है, इसमें पाया जाता है। हीमोग्लोबिन आयरन से बनता है, इसीलिए जब कहा जाता है कि आयरन की कमी हो गई है, तो अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी होगी तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होगी, और हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो मनुष्य को क्या आने लगती है? कमजोरी आने लगती है। तो उसका कारण यह होता है कि जब हीमोग्लोबिन कम होगा, तो हीमोग्लोबिन कम होगा तो वो ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, उसकी पकड़ क्या होगी, कम होगी, वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। और जब ऑक्सीजन कम मिलेगी तो हमारे शरीर में जो कोशिकीय श्वसन है वो भी क्या होगा, कम होगा, और इस तरह कम ऊर्जा निकलेगी। और इस तरह हमारे शरीर में जो जो क्रम चल रहा है वो क्रम चलता रहता है। अगर एक भी किसी चीज की कमी होती है तो हमारे शरीर में कमजोरी आने लगती है। तो इस तरह हमारे शरीर में कूपिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे निःश्वसन और निःश्वसन, या जिसे हम अंतःश्वसन भी कहते हैं और उच्छ्वासन भी कहते हैं। हम इसमें क्वेश्चन आता है कि निःश्वसन और निःश्वसन में अंतर बताइए। तो सबसे पहले निःश्वसन, अंतःश्वसन के दौरान वक्षी गुहा फैलती है। जब इस तरह का श्वसन होता है, जब आप देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जब आप ऑक्सीजन ले रहे हैं तो क्या होता है, आपकी वक्षी गुहा क्या होती है, फैलने लगती है। और जब आप सांस छोड़ते हैं तो उस समय क्या होता है, आपकी वक्षी गुहा वापस आपके मूल आकार में आ जाती है। इसमें पसलियों में संलग्न पेशियां सिकुड़ती हैं। जब आप श्वास लेते हैं तो क्या होता है, पेशियां जो हैं अंतःश्वसन में उस समय क्या होती है, सिकुड़ने लगती हैं। जब सिकुड़ती हैं तो क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है, अंदर की ओर होता है, और हम जो भी ऑक्सीजन गैस होते हैं वो हम उसको अंदर ग्रहण कर लेते हैं। निःश्वसन में पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती हैं। शिथिल होगी तो क्या होगी, हम गैस को बाहर निकाल देंगे। वक्ष ऊपर की ओर और बाहर की ओर गति करता है। निःश्वसन में वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है।
ये वाली स्थिति निःश्वसन कब होता है, अंतःश्वसन कब होता है, जब गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है। आपने वायु दाब के बारे में पढ़ा है कि अगर किसी स्थान पर वायु दाब कम होता है तो उसको भरने के लिए वायु बाहर से आती है। तो जब हमारे डायफ्राम के अंदर वायु का दाब कम होता है तो क्या होता है, वायु फेफड़ों में भर जाती है। और जब गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है। इस तरह अंतःश्वसन क्या है, सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना अंतःश्वसन कहलाता है। उच्छ्वासन क्या कहलाता है, फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकालना उच्छ्वासन कहलाता है। अब श्वसन में स्थलीय और जलीय दोनों जीव जो श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जो जलीय जीव होते हैं वो जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। आपने देखा है जब मछली सांस लेती है तो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेती है। उसका कारण क्या होता है, जो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत और जो जल में ऑक्सीजन का प्रतिशत है वो अलग अलग तरीके का होता है। जल में ऑक्सीजन जो होती है वो कम होती है, इसके कारण मछली क्या होती है, जल्दी जल्दी सांस लेती है ताकि क्या है वो ऑक्सीजन की ज्यादा से ज्यादा मात्रा को ग्रहण कर सके। इसके बाद जो हमारा कोशिकाओं में श्वसन होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है ऑक्सीश्वसन और दूसरा होता है अनऑक्सीश्वसन। जब श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो भोज्य पदार्थों का जो ऑक्सीकरण होता है उसे ऑक्सीश्वसन कहते हैं। और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है तो इस तरीके के जो श्वसन होता है उसे अनऑक्सीश्वसन कहा जाता है। ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण अनऑक्सीश्वसन कहलाता है। सेकेंड इसका पॉइंट है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। अब ग्लूकोज का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा, और इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनता है। ऑक्सीश्वसन की जो क्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। और अनऑक्सीश्वसन की क्रिया जो होती है यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इसलिए ऑक्सीश्वसन जो है बहुकोशिकीय जीवों में होता है और अनऑक्सीश्वसन जो होता है वो एक कोशिकीय जीवों में संपन्न होता है। ऑक्सीश्वसन में 38 एटीपी अणु बनते हैं और अनऑक्सीश्वसन में 2 एटीपी अणु बनते हैं। 38 एटीपी अणु बनते हैं, मतलब अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है इस क्रिया में, और अनऑक्सीश्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ऑक्सीश्वसन को हम निम्नलिखित समीकरण के द्वारा बता सकते हैं, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। क्या बनेगा इसके बाद, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलोकॉल ऊर्जा। मतलब हमने श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस को ग्रहण किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और 673 किलोकॉल ऊर्जा जो है वो निकल रही है। अनऑक्सीश्वसन में जो हमारा ग्लूकोज का पाचन होगा तो उसमें क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, और जो एनर्जी भी होती है वो 21 किलोकॉल, बहुत कम मात्रा में एनर्जी निकलती है। तो ये वाला जो प्रश्न होता है ऑक्सी अनऑक्सीश्वसन में अंतर, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और 4 नंबर का आता है। अब इस पार्ट से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं वो है ऑक्सी और अनऑक्सीश्वसन में अंतर किसे कहते हैं, श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, श्वसन तंत्र के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए, निःश्वसन और निःश्वसन में अंतर बताइए। तो इस तरीके ये प्रश्न हैं जो आपके इस चैप्टर में आते हैं। आशा है ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।